Well, hello everyone. Here we are with our next lecture, जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर योगा कर रहे थे। इसमें हमने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचने के तरीके बताए थे कि कौन कौन से योगासनास हैं जो आपको कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचने में हेल्प कर सकते हैं। हमने पहली बीमारी इसमें कवर कर ली थी, दैट वाज ओबेसिटी। हमने दूसरा डिसऑर्डर जो कवर किया था दैट वाज डायबिटीज। आज हम तीसरे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करते हैं जिसका नाम है एस्थमा। एस्थमा बेसिकली एक सिचुएशन होता है, एक एलर्जी का टाइप माना जाता है। इस टाइप में बेसिकली होता क्या है, आपका जो ये विंड पाइप है जिसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ट्रैकिया कहा जाता है, ये आगे बढ़ने के साथ दो लंग्स के अंदर सब डिवाइड होके घुसता है। देखिए ट्रैकिया तो एक ही ट्यूब रहेगी लेकिन आगे लंग्स दो हैं, तो ट्रैकिया दोनों लंग्स में कैसे जाएगी जब पाइप ही एक है? वो पाइप सब डिवाइड होती है इनटू ब्रोंकाई, जिसे ब्रोंकस या ब्रोंकाई कहा जाता है। आगे ये ब्रोंकाई और फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं और पूरे लंग्स में फैल जाते हैं, जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो एस्थमा जैसी सिचुएशन में होता क्या है, कई लोगों का इम्यून सिस्टम किसी पर्टिकुलर एलर्जिन के लिए ओवर रिस्पॉन्ड करता है। मतलब आप में से 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जो किसी गार्डन में जाएंगे विदाउट एनी रकस और विदाउट एनी होकस पोकस, वो आराम से घूमते रहेंगे, कोई इश्यू नहीं है उनको। लेकिन एक पर्सन ऐसा होगा जिसे गार्डन में जाते ही स्नीजिंग यानी छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, उसकी लाइफ एक ट्रॉमा बन जाएगी, उसे नजला आना शुरू हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, छींकें आना स्टार्ट होंगी। कारण उस गार्डन के अंदर पॉलन ग्रेन्स है। तो 100 में से 99 ऐसे लोग हैं जिन्हें उन पॉलन ग्रेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी को भी नहीं है। लेकिन वो पर्सन जिसका इम्यून सिस्टम पॉलन ग्रेन के लिए हाइपर सेंसिटिव है, यानी लिमिट से ज्यादा ही रिस्पॉन्ड करता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। इसका मेन कारण क्या है? ट्रैकिया जो आगे सब डिवाइड हुआ है इनटू ब्रोंकाई, वो ब्रोंकाई सूज जाते हैं। उनके सूज जाने की वजह से रास्ता नैरो हो जाता है, एयर का पैसेज नैरो हो जाता है। और अगर एयर का पैसेज नैरो हुआ, आउटकम क्या निकलेगा? सांस लेने में तकलीफ आएगी। इसी तकलीफ को हम एक नाम देते हैं, बीमारी का नाम है एस्थमा। चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। एस्थमा इज अ डिजीज ऑफ लंग्स, तो ये लंग्स की बीमारी है जिसमें एयरवेज, में ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की बात कर रहा हूं, जिसमें एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं और सांस लेने में डिफिकल्टी आने लगती है। ओके, इस दौरान मैंने कहा था कि एयरवेज की इनर मोस्ट लेयर अंदर से वो स्वेल अप कर जाता है। द एयरवेज ऑल्सो स्वेल्स अप। इट यूजुअली ट्रिगर्स कफिंग, wheezing, whistling, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मतलब पर्सन को खांसी आएगी, सांस लेते टाइम वीजिंग साउंड आएगा, विस्लिंग साउंड भी आ सकता है, सीटी जैसी आवाज आती है सांस लेते टाइम, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी आती है, यानी सांस कम सी पता लगनी शुरू हो जाएगी कि कम सांस ली जा रही है। तो आगे कॉमन सिम्टम्स क्या है? कफिंग है, हैवी ब्रीदिंग है, चेस्ट में टाइटनेस फील होना, थकावट फील होना, हाथों में, पैरों में, शोल्डर्स में और बैक में पेन आना। रीजंस आर दोज एलर्जेंस। बेटा क्या नाम लिखा है इन एलर्जेंस का? डस्ट लिखा है, स्मोक लिखा है, एयर पॉल्यूशन लिखा है, पॉलन ग्रेन्स जो हमारा चीफ एग्जांपल था, एनिमल स्किन, हेयर्स और फेदर्स एटसेट्रा आर द मेन रीजंस। ये सभी हम सभी के आसपास मिलते हैं, लेकिन हम सभी को यह समस्या नहीं आती है। एक ऐसा पर्सन जिसकी बॉडी, जिसका इम्यून सिस्टम इन चीजों के लिए ओवर रिस्पॉन्ड करेगा, उनमें ये सिम्टम्स आएंगे। आगे तो मैं यहां पे फिर से वही एक्सरसाइज करता हूं। क्या मैं स्क्रीन से थोड़ा हटूंगा, थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करूंगा। यहां पे जो भी मैटर लिखा है, किसी भी आसन को एक्सप्लेन किया है, तो आप उस एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट लेंगे और बाद में अपने नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहला आसन आ रहा है ताड़ासन।
द पाम ट्री पोज, यहां पे उसकी फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं। ताड़ासन के बाद नेक्स्ट है ऊर्ध्व हस्तोत्तन आसन, जिसे अपवर्ड सैल्यूट पोज कहा जाता है। ये इसका पोस्चर हो जाता है, ये इसका स्टाइल हो जाता है, पिक्चर दिखा रखी है और ये इसका प्रोसीजर रहता है। मैं स्क्रीन से थोड़ा हट रहा हूं ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सके। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तन मंडूकासन। तो मंडूकासन का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसे हम उत्तन मंडूकासन कहते हैं। इसमें बैक साइड से एक फोटोग्राफ यहां पे दिखाई गई है और साथ में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें आपको सारा रिटन मैटर मिल जाएगा। उत्तन मंडूकासन। देन यहां पे थोड़ी सी और डिटेल दी हुई है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है भुजंगासन। यहां पे हल्की फुल्की डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भुजंग आसन। एंड देन इज धनुरासन, जिसे बाहुपोज भी कहा जाता है। ओके, ये सारे आसन एस्थमा के अंदर काफी बेनिफिशियल होते हैं। देन इज उत्तरासन, द कैमल पोज। एंड देन एक नया आसन आया जिसका नाम है वक्रासन, जिसे द ट्विस्टेड पोज भी कहा जाता है। पिक्चर आपके सामने है और ये रही उसकी डिस्क्रिप्शन। आई होप दिस इज फाइन टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आया कपालभाति। इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि इसे कैसे करना है। रिलैक्स योर शोल्डर, क्लोज योर आईज, कीप योर हेड स्ट्रेट, कीप बैक साइड स्ट्रेट, कीप योर हैंड्स ऑन योर नीज। देन इज गोमुखासना, ये रिपीट हो रहा है। देन इज मत्स्यासना। मत्स्यासना में चेस्ट अप करके गेज पीछे की तरफ देखते हुए अपने क्राउन को बिल्कुल जमीन पे टच करना है और टांगे जो है वो लोटस पोज के अंदर होती है, मत्स्यासना। तो उसके बाद में फोटोग्राफ यहां पे हालांकि लगाई गई है कपालभाति की, पर हम अनुलोम विलोम की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमारी तीसरी बीमारी खत्म होती है जिसका नाम हमने पढ़ा था एस्थमा। मैं चौथे डिजीज की बात करता हूं जिसका नाम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जैसे कॉमन भाषा में एक नाम दिया जाता है, क्या? हाई बीपी की प्रॉब्लम। तो ये हाई बीपी की प्रॉब्लम होती क्यों है? अगर मैं बायोलॉजिकल साइंस की बात करूं तो कुछ रास मैकेनिज्म, एएनएफ मैकेनिज्म्स होते हैं जिनकी वजह से बीपी की समस्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन उन चीजों को इतनी डेप्थ में बायोलॉजी की बात ना करते हुए हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि हम कब एक पर्सन को ये जज करके बता देंगे कि भाई तुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तुझे हाइपरटेंशन है। सीधी सी बात, अगर किसी पर्सन का कंसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर का जो वैल्यू है चेक कराने के बाद 140/90 से ऊपर आए, यानी मैं कहूं सिस्टोलिक प्रेशर 140 से अबव रह रहा है कंसिस्टेंटली, तो ऐसे पर्सन को हम हाइपरटेंशन का पेशेंट कहते हैं। तो हाइपरटेंशन इज अनदर नेम फॉर हाई ब्लड प्रेशर। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा? जब ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करेगा तो ये आर्टरीज की वॉल को, उन पाइपलाइंस को जिनमें ब्लड दौड़ता है, उन्हें डैमेज कर सकता है। अगर मान के चलिए कोई बारीक नस फटी तो वहां पे हेमरेज या इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। इसका मेजर इंपैक्ट आपके ब्रेन और आपकी हार्ट की हेल्थ पे पड़ता है। इट कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशंस एंड इंक्रीजेस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, stroke and death. High blood pressure, a condition in which strength of blood against the wall of artery is very high. देखिए, जब ब्लड फ्लो करेगा तो वो आर्टरी की वॉल के साथ टकराएगा। मान लीजिए आर्टरी की वॉल ऐसे बेंड ले रही है, नीचे हार्ट से ब्लड आया, फुल स्पीड के साथ आया, पहले दीवार के साथ टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये टकराने के दौरान ब्लड एक फोर्स एक्सर्ट करता है आर्टरी की वॉल पे, उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन इसकी एक अच्छी खासी लिमिट है, दैट इज 120, 110/90। लेकिन जब ये प्रेशर जो कि 120 के करीब का डाला जा रहा है, ये बढ़ के 140 या उससे ज्यादा हो जाए तो उसे हम हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी कहते हैं। रीजंस क्या है?
एज बढ़ने के साथ ये होता है, जेनेटिकली ये पास होता है, मोटे लोगों के अंदर ये दिक्कत रहती है, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, जरूरत से ज्यादा सॉल्ट खाना, मेंटल स्ट्रेस होना, डायबिटीज होना, प्रेगनेंसी के अंदर हाई बीपी की समस्या होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऑल दीज फैक्टर्स कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। तो आगे हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो है क्या? वो बॉडी के बाकी हिस्सों तक प्योर ब्लड की सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है कुछ पाइप्स के थ्रू। द पाइप्स विच टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज आर्टरीज। ऐसी पाइप्स जो पंपिंग के बाद ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज आर्टरीज। जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो निकलता है हार्ट से उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो वो जो फोर्स और प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल पे वो भी ज्यादा होगा। इससे बीपी का अपर रेंज सामने आता है। जब भी हम किसी का बीपी बताते हैं, ब्लड प्रेशर बताते हैं, उसमें हम दो वैल्यूज बताते हैं। सपोज इट मैंने बताया 120/80, तो ये जो 120 की वैल्यू है, ये वो वैल्यू है, ये वो प्रेशर है जो हार्ट के कंट्रैक्ट होने के बाद निकलते हुए ब्लड ने आर्टरी की वॉल पे लगाया। और जब हार्ट रिलैक्स होगा तो ब्लड पीछे की तरफ खींचा जाएगा, जिससे वैसे तो वो वापस नहीं आ रहा पर उसके भागने की स्पीड जरूर कम हो जाएगी। इससे वो कम प्रेशर पे जाके वॉल से टकराएगा, उससे हमें लोअर प्रेशर की वैल्यू मिलती है। द अपर प्रेशर इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर, द लोअर प्रेशर इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर। ऐसा क्यों? सिस्टोलिक प्रेशर हार्ट में सिस्टोल यानी कंट्रैक्शन की वजह से आया है। सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, और डायस्टोलिक प्रेशर हार्ट में डायस्टोल की वजह से आया है। डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन। सो सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा अपर रेंज में होता है, डायस्टोलिक हमेशा लोअर रेंज में होता है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट नंबर, the pressure between two heartbeats is called as diastolic blood pressure. It is represented by the bottom or the second number, in which two number of the blood pressure are measured in mm per hg. ये ब्लड प्रेशर मेजर करने के यूनिट्स होते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देन द यूनिट इज मिलीमीटर ऑफ मरकरी। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज कितनी बताई बेटा? सिस्टोलिक 120 है, डायस्टोलिक 80 है। और जब ये वैल्यू कंसिस्टेंटली 140/90 के ऊपर रहने लग जाए तो हम पेशेंट को कह देते हैं कि तुम्हें हाइपरटेंशन है। ओके, तो इसमें कौन कौन से योगासन आएंगे? सबसे पहला आ रहा है ताड़ासन, जो कि पिछले केस में भी सबसे पहला था, द पाम ट्री पोज। ताड़ासन के बाद नेक्स्ट आ रहा है कटी चक्रासन, स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज, ये भी पहले हो चुका। कटी चक्रासन के बाद है उत्तन पदासन, ये रहा, जिसे हमने लोकस्ट पोज भी कहा था। देन ये रहा, ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर रहेगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन इज अर्ध हलासन। अर्ध हलासन आपके सामने इसकी पिक्चर है। देन इज सरल मत्स्यासन, सरल मत्स्यासन। देन इज गोमुखासन। देन इज उत्तन मंडूकासना, ये सारे हो चुके हैं। देन इज वक्रासन, ये भी हो चुका है। भुजंगासन, ये भी हो चुका है। देन इज मकरासन, द क्रोकोडाइल पोज, इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। देन इज शवासन, ये सबसे सिंपल होता है, सबसे आसान, लेट जाओ एक लाश की तरह पड़े रहो, द कॉर्प्स पोज। प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स यहां पे लिखे गए हैं कि शवासन कैसे परफॉर्म करना है, इसके क्या बेनिफिट्स जाएंगे। देन नाड़ी शोधन प्राणायाम, यहां पे आपके सामने इसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। देन इज सितली प्राणायाम, अपनी टंग को ट्विस्ट करके अंदर हवा खींचनी होती है, सितली प्राणायाम कहा जाता है। उसके बाद में हम तीसरी बीमारी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है द बैक पेन एंड आर्थराइटिस। तो बैक पेन एंड आर्थराइटिस, बेसिकली आर्थराइटिस
जॉइंट्स के इश्यू होते हैं, हड्डियों की समस्या है, हड्डियों के जोड़ों की समस्या है, उम्र बीतने के साथ ये सबको होता है। लेकिन अगर आपको ये एज से पहले होने लग जाए, ओल्ड एज में एंट्री से पहले हो रहा है, तब एक कंसर्न है, हमें योगा की तरफ मूव करना चाहिए। बैक पेन एंड आर्थराइटिस। Back pain is the pain felt in the backbone. Episodes of back pain may be acute. The word acute means short duration. कम टाइम के लिए आते हैं। सब एक्यूट यानी मॉडरेट से टाइम के लिए आएंगे। क्रॉनिक यानी लंबे टाइम तक चलता रहना। तो ये बैक पेन कम ड्यूरेशन के लिए, मॉडरेट ड्यूरेशन के लिए या लंबे टाइम तक चलने के लिए आ सकता है। देन द पेन मे बी कैरेक्टराइज्ड एज अ डल एक, हल्का फुल्का पेन, शूटिंग और बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस होना और एकदम से कुछ चुभना। द पेन में ओरिजिनेट फ्रॉम द मसल्स, नर्व्स, बोन्स एंड जॉइंट्स. It is generally caused by strained muscles, ruptured disc, arthritis, osteoporosis, abnormal curvature of spine, cancer of the spine, etc. तो यहाँ पे नाम लिखा है strained muscle यानी कि मसल ट्विस्टिंग वगैरह हुई होगी। रप्चर डिस्क मतलब क्या है, डिस्क का हिल जाना, डिस्प्लेस हो जाना। आर्थराइटिस जॉइंट्स की इश्यूज है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों में मिनरल की कमी है, जिससे हड्डियां कमजोर पड़ जाती है और उनमें फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एबनॉर्मल कर्वेचर का मतलब हम कह रहे हैं वो स्कोलियोसिस जैसी समस्या है, काइफोसिस जैसी समस्या है। उन समस्याओं में स्पाइन का कर्वेचर जो है वो गलत हो जाता है। बैक पेन के कारण क्या है, जरूरत से ज्यादा वजन, एक्सरसाइज की कमी, पूरा दिन बैठे रहना, बैठने के दौरान पोस्चर गलत होना, सोने के दौरान पोस्चर गलत होना, फ्लेक्सिबिलिटी में कमी होना, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस देना बैक पे, और साथ में वार्मिंग अप ढंग से ना करना एक्सरसाइज से पहले, और एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद या गेम कंप्लीट होने के बाद कूल डाउन ना करना। ये सारे इसके रीजंस बन सकते हैं। Arthritis is the inflammation of joints that causes severe pain, stiffness, swelling, and joint deformity. Then, it can be a serious hindrance to the normal movements of joints. Thus, it usually occurs between the ages of 40 to 60 years, but sometimes it can occur in children also. तो ये आपको बताया गया, जैसे कि वैसे तो ये ओल्ड एज में ही होना होता है, मेजर इशू तब माना जाता है जब इसे ओल्ड एज से पहले हो जाए, तब वो एज रिलेटेड नहीं होता है। फर्दर इट इज यूजुअली मोर कॉमन इन फीमेल्स देन इन मेल्स। कारण एक हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन। उस हार्मोन में फ्लक्चुएशन आती है 40 के बाद, उस हार्मोन के अंदर बेसिकली कमी आती है और इसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी अफेक्ट होती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बनते हैं। Okay, it was found that approximately 20 to 21 million adults suffer from arthritis. Thus, we refer to it sometimes as the wear and tear of joints. Back pain and arthritis procedure benefits and contraindications of Tadasana, Udharv, Hasto, Tanasana, अर्ध चक्रासना, उस्तरासना, वक्रासना, सरल मत्स्येंद्रासना, भुजंगासना, गोमुखासना, भद्रासना। तो यहाँ पे दो यूनिक जो आए हैं वो मैंने थोड़े अलग कलर के अंदर शो किए हैं। मकरासना, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो जो यूनिक थे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। द ग्रेशियस पोज दैट इज भद्रासन, और ये ऐसे करने का प्रोसीजर रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आगे बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जब ये आते हैं तो इसका सीधा सा मतलब आता है कि हमारा चैप्टर कंप्लीट है। तो आप कहेंगे कि हमें प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी थी। ये पीपीटी हमारी ऐप के अंदर अपलोड हो जाएगी, आप बच्चे वहां से इसे कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक यू सो मच।